हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है कि हमारे चारों ओर की हवा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये कक्षा 6वीं के विद्यार्थियों के लिए है जो साइंस सब्जेक्ट पढ़ते हैं। यहाँ विज्ञान के अंतर्गत जो चैप्टर है काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें हम कुछ MCQ को उठाएंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये जो है NCERT आधारित है, तो इसको आपको अच्छे से करना है, समझना है और कॉपी पे नोट भी करना है। और देखा जाए तो ये काफ़ी महत्व रखेगा आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए देखते हैं हमारा यहाँ क्वेश्चन क्या आया है। यहाँ पर जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है एयर अराउंड अस, अर्थात हमारे चारों ओर की हवाएं। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये टॉपिक जो है कक्षा 6वीं के विद्यार्थियों के लिए है और ये चैप्टर जो है साइंस का है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको पता ही होगा कि त्रिपान स्टडी सेंटर जो है 8 से लेकर MA तक के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण चैनल है, लेकिन बच्चों को कहने पर जो है यहाँ पर 6वीं कक्षा का भी जो है शामिल किया गया है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें बच्चों को आगे बढ़ाना है, न कि रूल रेगुलेशन पे चलना है। रूल रेगुलेशन ये कहता है कि बच्चों को जो है समझदार बनाना है, तभी हमारा देश समझ वाली बनेगी। इसलिए त्रिपान स्टडी सेंटर ने जो है 6 से लेके MA तक के बच्चों के लिए जो है आगे अग्रसर हुआ है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये टॉपिक भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं इस टॉपिक के अंतर्गत हमारा क्वेश्चन क्या आया है। यहाँ पर हमारे समक्ष जो है क्वेश्चन आया है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है ऑक्सीजन का समर्थन करता है। देखिए क्वेश्चन आपको जल्दी समझ में नहीं आएगा क्योंकि आप 6वीं की कक्षा के छात्र हो और आपके लिए समझना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। अगर आपको साधारण लैंग्वेज में समझाया जाए तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। अब देखिए क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए। ऑक्सीजन का समर्थक है। आप कंफ्यूज हो गए कि मतलब क्या हुआ। ऑक्सीजन इज़ अ सपोर्टर ऑफ, यानी इस क्वेश्चन का साफ अर्थ ये बनता है कि ऑक्सीजन जो है किस चीज़ के लिए महत्वपूर्ण है। ऑक्सीजन होने से क्या चीज़ हो सकता है, जैसे कि ऑक्सीजन का समर्थक यानी ऑक्सीजन सपोर्ट ऑफ। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर देखिए क्या है, दहन, नाइट्रोजन, C धूम्रपान, D धूल। ऑक्सीजन का समर्थक। अच्छा मान लीजिए आप जो है घर में कोई खाना चूल्हा पर बनाना चाहती हो लेकिन आसपास ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या आपका चूल्हा जल सकता है? संभव नहीं है, क्योंकि किसी चीज़ को दहन के लिए ऑक्सीजन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो यही क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन किसके लिए महत्वपूर्ण है। जो है ऑक्सीजन किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो A दहन के लिए, यानी देखा जाए तो कंबूशन इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में दहन कहते हैं। तो ऑक्सीजन किसका समर्थन करता है? दहन का, यानी ऑप्शन A आपका सही है। और जिन बच्चों ने A ऑप्शन सोचा था उनका ये आंसर सही जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है डैश की गति में वायु सहायता नहीं करती है। क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि किसके से जो है गति में वायु जो है का कोई रोल नहीं होता है। तो क्वेश्चन है विंड डज नॉट बी हेल्प इन द मोमेंट ऑफ, विंड डज नॉट हेल्प इन द मोमेंट ऑफ A फिरकी, B मौसम, मुर्गा, C छत का पंखा, D नौकाएं नौका। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अगर गति में वायु की सहायता नहीं करती है, जो वायु है हवा किसकी सहायता नहीं करती है, तो देखा जाए फिरकी की सहायता तो करती है, तभी ये जो है चलती है। मौसमी मुर्गा का मतलब होता है दोस्तों वेदर क्लॉक। देखिए वेदर क्लॉक जो है नॉर्थ साउथ को जो है रिप्रेजेंट करता है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर मान लीजिए हवा नहीं रहेगा तो ये वेदर क्लॉक यानी जो है मौसमी मुर्गा जो है कार्य नहीं करेगा और ये नॉर्थ साउथ को नहीं दर्शाएगा। हम इसी को देख के ये पता कर सकते हैं कि हवा का दिशा जो है किस तरफ है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण, इसमें सहायता करती है।
नौकायान नौका, देखिए नौका चलाने के लिए हवा जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। पुराने समय में जब बड़े बड़े जहाज़ों को पानी में उतारा जाता था तो हवाओं की दिशा के अंतर्गत उतारा जाता था। आपको पता होना चाहिए जो भारत का खोज करने वाला वास्को डी गामा पहले अमेरिका की खोज करने जा रहा था, वेस्ट इंडीज़ जा रहा था। वो अमेरिका नहीं, वेस्ट इंडीज़ की खोज करने जा रहा था, लेकिन हवा की दिशा गलत होने के कारण उसको जो है नौका ने भारत में लाके पटक दिया, तो उसको इसने इंडीज़ का, और तब से जो है भारत का नाम इंडिया पड़ गया। यानी जाना था उसने वेस्ट इंडीज़, पहुंच गया इंडिया। और इसका कहीं ना कहीं श्रेय जो है हम हवा को ही दे सकती है, क्योंकि पुराने समय में बड़े बड़े मशीन नहीं हुआ करते थे, हवा के दिशाओं से ही जो है आगे की यात्रा की जाती थी। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। तो इस सब में जो है वायु का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल है, चाहे वो फिरकी हो, मौसम मुर्गा हो या नौका। लेकिन छत का पंखा में कोई रोल नहीं होती है। आपको पता होना चाहिए कि छत के पंखा से तो हमें हवा तो मिलती है, लेकिन हवा से वो नहीं चलती है, वो चलती है मैग्नेट से। आप जैसे ही अब बिजली के ऑन करते हो और बिजली ऑन करते ही जो है फ़ैन में मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती है और पंखा जो है चलना शुरू कर देता है। तो इस कारण से जो है छत का पंखा चलता है। तो आपका आंसर सी होगा, छत का पंखा। यानी छत का पंखा की गति में वायु सहायता नहीं करती, हवा का कोई रोल नहीं होता है, लेकिन उससे हमें हवा ही मिलती है। इसका मतलब सी ऑप्शन आपका सही जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन हमारे समक्ष। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है, क्वेश्चन है पृथ्वी को चारों ओर से घेरने वाले वायु का आवरण क्या कहलाता है। क्वेश्चन समझ में आया। इन्वॉल्व ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ इज नोन एज। इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों कि पृथ्वी के चारों ओर से घेरने वाली वायु का आवरण क्या कहलाता है। आपको पता होगा कि पृथ्वी पे जो है जीवन संभव इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन थी, लेकिन ये ऑक्सीजन किसके कारण संभव हुआ। उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं जहाँ पर वायुमंडल है। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पर कि जहाँ पर हर तरह के वायु पाए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं। आपको मैं एक घटना बता दूं कि कल्पना चावला जो है कई दिनों तक जो है स्पेस में रही, लेकिन जैसे ही वो उस क्षेत्र में आई उसके वायुयान में आग लग गया। तो वो क्षेत्र को हम जो है क्या कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं हम। उस क्षेत्र को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, वातावरण। यानी इंग्लिश में हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, हिंदी में वातावरण। वातावरण ही पृथ्वी के चारों ओर से घेरने वाले वायु का आवरण होता है और इसे हम वातावरण के नाम से जानते हैं हिंदी में। और यहाँ पर ही सारे गैस जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं हर जीव जंतु के लिए। ठीक है, तो पृथ्वी के चारों ओर घेरने वाले वायु का आवरण को हम क्या कहते हैं, वातावरण। यानी ऑप्शन आपका बी सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है कि हमारे वायुमंडल में वायु के कौन से घटक सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है। क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि हमारे वायुमंडल में यानी वातावरण में, ठीक है, वायुमंडल को हम वातावरण भी कहते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, कि हमारे वायुमंडल में वायु के कौन से घटक सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है। इन आवर एटमॉस्फेयर which components of the air are present in the large amount in our atmosphere, which a component of the air are present in the large amount। तो क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको मैं बता दूं काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कि देखा जाए तो नाइट्रोजन जो होती है 78% होती है, और देखा जाए तो जो अगला गैस की हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, वो 1% पाया जाता है। ठीक है, और साथ में देखा जाए तो ऑक्सीजन का 21%, और बाकी जो होता है ओजोन, यानी ओजोन जो होता है 0.01% होता है। तो इसी से जो है हमारे वायुमंडल का संरचना तैयार होता है। तो देखा जाए हमारे समक्ष क्वेश्चन आया है कि हमारे वायुमंडल में वायु की कौन से घटक सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है। तो इसे आपको साफ समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीजन तो 21% है,
कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 1% है, जल वाष्प जो है 0.01% है, और नाइट्रोजन जो है 78% है। तो इसका मतलब ए ऑप्शन आपका सही है। ए ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। ए नाइट्रोजन जो हमारे वायुमंडल में यानी वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है, ए नाइट्रोजन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की संरचना किस प्रकार से है। यानी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। द कॉम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन गैस इन एटमॉस्फेयर इज, यू नो दैट आई रिपीटिंग क्वेश्चन अगेन, द कॉम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन गैस इन द एटमॉस्फेयर इज। क्वेश्चन काफ़ी दिलचस्प है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की संरचना कितनी प्रतिशत है। तो आपको ये जो है अच्छे से याद कर लेना चाहिए कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस के साथ दूसरे गैस की प्रतिशत कितनी है। मैंने आपको बताया था कि हमारे वायुमंडल में 21% जो है ऑक्सीजन का है, और अगला बात करें हम नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन की जो है 70-78% है। वही जो है कार्बन डाइऑक्साइड का 1% है। और देखा जाए जलवाष्प यानी जो है ओजोन का जो यहाँ परत है वो 0.01% है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की संरचना कितनी है। तो इसका आंसर आपके समक्ष साफ हो गया कि बी ऑप्शन सही है। 78% जो है नाइट्रोजन गैस हमारे वायुमंडल में मौजूद है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जीवनदायिकी ऑक्सीजन जो है सिर्फ 21% ही है, और जो पौधे के लिए इतनी महत्वपूर्ण है कार्बन डाइऑक्साइड वो सिर्फ 1% है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हम इस जो है अंतर्गत ऑप्शन बी के साथ जा सकते हैं कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की संरचना जो है 78% है। 78% जिन बच्चों ने सोचा है उन सब बच्चों के जो है आंसर सही जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर जो हमारे समक्ष अगला क्वेश्चन आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है कि ये दो गैस मिलकर जो है लगभग 99% वायु बनाती है। यानी हमारे वायुमंडल में दो गैसों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो वो दो गैस कौन कौन से हैं? द टू गैसेस विच टुगेदर मेक अप अबाउट 99% ऑफ द एयर आर। तो क्वेश्चन तो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि ये दो गैस मिलकर जो है 99% जो है वायु बनाती है। ऑप्शन है नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, बी है नाइट्रोजन और ओजोन, सी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, डी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी दिलचस्प है, समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो नाइट्रोजन जो है 78% है और कार्बन डाइऑक्साइड 1% है। तो कितना हो गया? 79% हो गया। लेकिन हमें 99% की बात कहा गया है। आगे देखें हम नाइट्रोजन और ओजोन की बात करें तो नाइट्रोजन है 78% और ओजोन जो है 0.01%। तो टोटल कितना हुआ? 78.01। लेकिन 99 की बात कर रहा है यहाँ पर। देखिए हम सी ऑप्शन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन का प्रतिशत है 78, ऑक्सीजन का है 21, इट मीन टू द 99%। यानी हमारा ऑप्शन जो है सी सही जाएगा कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलके जो है वायुमंडल में 99% का योगदान देती हैं। यानी हमारे वायुमंडल में दो गैसों का प्राथमिकता अधिक है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है हमारे वायुमंडल में अधिक मात्रा में है। आप ऑप्शन सी के साथ जा सकते हो, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है, क्वेश्चन है वायु को माना गया है। वायु को हम क्या मानते हैं? वायु क्या है? काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन आया है। देखा जाए तो वायु के अंतर्गत द एयर इज कंसिडर्ड टू बी, एयर इज कंसिडर्ड टू बी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है एक यौगिक है, बी एक मिश्रण है, सी एक तत्व है, डी एक विलायक है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण
है बहुत साधारण लेकिन है महत्वपूर्ण। वायु को माना गया है एक मिश्रण। मिश्रण इसलिए हम कहेंगे क्योंकि देखिए यौगिक जो होती है उसमें एक या दो गैस होते हैं। यौगिक हम किसे कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक होते हैं। लेकिन मिश्रण जो होता है उसमें कई मात्रा में कई गैसों का मिश्रण होता है। यौगिक एक या दो से अधिक मिश्रण होते हैं लेकिन यौगिक होते हैं, और मिश्रण जो होते हैं कई गैसों का मिश्रण होता है तो उसे हम मिश्रण कहते हैं। तो इसका मतलब वायु को हम ये मान सकते हैं कि एक तरह का मिश्रण है जिसमें कई मात्रा में जो है कई गैसों का जो है समावेश है। आपको पता होगा मिश्रण हम इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि नाइट्रोजन जो है 78% है, ऑक्सीजन जो है 21% है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है 1% है, और ओजोन जो है 0.0% है। यानी देखा जाए तो वायु में सारी गैसें का जो है अपना विशेष महत्वपूर्णता है। इसलिए हम वायु को जो मान सकते हैं एक मिश्रण। यानी ये ऑप्शन आपका बी सही है, और जिन बच्चों ने बी का ऑप्शन जो है सही सोचा उन सब बच्चों का जो है आंसर सही जाएगा। और ये क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण था। हमारे समक्ष जो अगला क्वेश्चन आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है वायु के कौन से घटक जीवित जीवों के लिए हानिकारक है। यानी वायु के कौन से जो है रूप सभी जीव जंतुओं के लिए काफ़ी हानिकारक सिद्ध हो सकता है। विच कॉम्पोनेंट ऑफ एयर आर हार्मफुल टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। You know that the question is very interesting. Which component of air are harmful to living organism? देखा जाए तो हमारा यहाँ ऑप्शन है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, धूल और धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, धुआं और जल वाष्प। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखा जाए तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल के लिए महत्वपूर्ण गैस है और सभी जीव जंतु के लिए महत्वपूर्ण एक गैस माना जा सकता है। ऑक्सीजन आपको पता ही होगा कि हर इंसान के लिए प्राणदायक होती है, और नाइट्रोजन जो है पौधों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि पौधों में नाइट्रोजन की मात्रा काफ़ी जो है उसके जीवन को सुनिश्चित करती है। अगर आप सी ऑप्शन को देखोगे तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, तो ऑक्सीजन इसमें भी सम्मिलित है तो हम इसको भी गलत नहीं कह सकते। और कार्बन डाइऑक्साइड तो आपको पता है कि पेड़ पौधों के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का समावेश जो है जीवों के लिए हानिकारक नहीं है। अगर डी ऑप्शन की तरफ नज़र करो तो धुआं और जल वाष्प। देखिए धुआं खतरनाक है लेकिन साथ में इसने जो है जल वाष्प की जो है ऑप्शन डाल दिया है, इसलिए जो है इसको हम गलत नहीं मान सकते। धुआं अवश्य गलत है लेकिन जल वाष्प जो है सही है, तो डी को हम गलत नहीं मान सकते। अब बी ऑप्शन को देखिए धूल और धुआं। कहते हैं धूल और धुआं जो है कई जीवों के लिए हानिकारक है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। बी ऑप्शन आपका सही है कि वायुमंडल के धूल और धुआं जो घटक हैं जीवित जीवों के लिए हानिकारक है। ऑप्शन बी आपका सही है और ऑप्शन बी के साथ आप आगे बढ़ सकते हो। और जिन बच्चों ने इसका आंसर सही दिया है उस सभी बच्चों का जो है सही रहेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है कि वेदर क्लॉक। वेदर क्लॉक तो आपने देखा ही होगा जो मुर्गे बने हुए होते हैं। तो वेदर क्लॉक किसी स्थान के डैश चलाने की दिशा दर्शाती है। अच्छा मैं आपको एक क्वेश्चन जो है साफ करता हूँ कि वेदर क्लॉक है तो वेदर की किस बात को दर्शाता है वो। यानी वेदर क्लॉक शो द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग डैश ऑफ द प्लेस। किसकी मूविंग को शो कर रहा है। जो वेदर क्लॉक होता है जिसमें मुर्गा बना होता है और उसमें साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट लिखे होते हैं, वो वेदर क्लॉक जो है किसको जो है रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन है वायु को, बी पानी को, सी धूम्रपान को, डी धूल को। तो क्वेश्चन का आंसर भी आपको साफ समझ में आ गया होगा कि वेदर क्लॉक जो है किसी स्थान के वायु की दिशा को निर्धारित करती है। यानी ऑप्शन ए है वायु को, क्योंकि वेदर क्लॉक से हमें ये पता चलता है कि जो हवा का दिशा है किस प्रकार की है और हवा जो है किस तरह चल रही है। तो वेदर क्लॉक जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है हवा की दिशा पता करने के लिए। तो ऑप्शन ए
वायु आपका आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे समक्ष। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है कि वायु के गुण क्या है। आपको अब यहाँ पर यह बताना है जो वायु होती है, हवा होती है, उसके क्या गुण होते हैं। और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन आंसर में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वायु के क्या गुण होते हैं। तो ये दोनों जगह बहुत काफ़ी इंटरेस्टिंग है, एमसीक्यू के अंतर्गत भी और क्वेश्चन के रिगार्डिंग भी। तो वायु के क्या गुण हो सकते हैं, देखिए। व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ द एयर, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। ऑप्शन ए कहता है कि वायु जो है जगह घेरती है, क्या सही है। बी कहता है यह हमारे चारों ओर हर जगह मौजूद है, क्या ये बात सही है। सी कहता है इसका कोई रंग नहीं होता और यह पारदर्शी होता है, क्या ये सही है। और डी कहता है उपयुक्त तीनों बात सही है। तो देखा जाए, जैसे कि आपको पता होगा, वायु जो है जगह घेरती है। अगर आप उसको गुब्बारे में भर दो तो वो जो है अपना जगह घेरेगी और उसको फुला देगी, तो ये गुण तो है। दूसरी बात बोली गई है कि यह हमारे चारों ओर हर जगह मौजूद है। ये बात भी कहीं हद तक सही है कि वायु जो है हर जगह पे है। कहते हैं वायु है कण कण में, जहाँ तक इंसान की सोच है, जहाँ तक इंसान को विचार है, हर जगह हवा ही हवा है। अगर हवा न होगी तो उस क्षेत्र में जो है जीवन का होना संभव नहीं है। इसलिए ये ऑप्शन भी आपका सही जा रहा है। ये भी हवा का गुण है कि हमारा चारों ओर हर जगह मौजूद है। तीसरा ऑप्शन बताता है कि इसका कोई रंग नहीं होता और यह पारदर्शी होता है। क्या आप हवा को देख सकते हो। जब आप हवा को नहीं देख सकते तो इसका मतलब है कि पारदर्शी है, आर पार आप इसको देख सकते हो। और इसका न दिखाई देना भी इसका कोई रंग नहीं होने का प्रमाणित करता है। तो इसका मतलब देखा जाए तो ए बी सी सारे ऑप्शन आपका सही है, ये सारे वायु के गुण हैं। तो इसका मतलब हमारा आंसर जो बनेगा वो बनेगा डी, उपयुक्त सभी। वायु के गुण जो होते हैं सारे होते हैं, तो ऑप्शन डी के साथ आप जा सकते हो, ऑप्शन डी जो है सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है पवन निम्नलिखित में से किसकी गति में सहायता नहीं करती है। क्वेश्चन समझ में आया आपको। जो हवा है इन चारों ऑप्शन में से जो दिया हुआ है किसकी सहायता नहीं करता है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए, विच डज नॉट बी हेल्प इन द मोमेंट ऑफ द विच ऑफ द फ्लोइंग। द विंड डज नॉट बी हेल्प इन द मोमेंट ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या ए वेदर क्लॉक को सहायता नहीं करता है, बी नौका को नहीं सहायता करता है, सी छत का पंखे को सहायता नहीं करता है, डी खिड़की को। तो देखा जाए तो हवा जो है वेदर क्लॉक की सहायता करता है। हवा के कारण ही हमें वेदर क्लॉक जो है घूमता हुआ नजर आता है और हमें सही दिशा का पता लगता है, यानी वेदर क्लॉक में सहायता करता है। दूसरा है बी नौकाएँ, तो ये नौका में भी सहायता करता है। सी है छत का पंखा, छत का पंखे में सहायता नहीं करता है। और डी है खिड़की में सहायता करता है। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन जो है सी, छत का पंखा, छत के पंखा में जो है सहायता करता है। तो सी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे समक्ष। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है कि वायु के बारे में क्या बात सत्य नहीं है। यानी यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो होगा जो वायु के लिए सत्य नहीं है। तो क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। व्हाट इज़ नॉट अ ट्रू अबाउट द एयर। आई रिपीट अगेन, व्हाट इज़ नॉट अ ट्रू अबाउट द एयर। और ऑप्शन देखिए, ऑप्शन काफ़ी साफ है। ए यह हवाई जहाज़ की आवाजाही में मदद करता है, क्या ये बात सत्य नहीं है। बी कहता है हवा की उपस्थिति के कारण पंछी उड़ सकते हैं, क्या ये बात सही नहीं है। सी यह पवन चक्की को घुमाता है, क्या ये बात सही नहीं है। डी कहता है जल चक्र में इसकी कोई भूमिका नहीं है। अब कौन बात सही है इसमें। देखिए वायु के बारे में सत्य नहीं है,
यह हवा जहाज़ की आवाजाही मदद करता है। हवा के कारण ही जो है हवाई जहाज़ जो है बहुत आसानी से चल सकता है। तो ये बात तो सही है, गलत नहीं है, लेकिन हमसे एग्जामिनर असत्य पूछ रखा है, सत्य नहीं है। ये तो सही है। बी कहता है हवा की उपस्थिति के कारण पंछी उड़ सकते हैं। बात सच्चाई है, अगर हवा रहेगी तभी पंछी उड़ पाएंगे। हवा नहीं रहेगा तो पंछी को उड़ने में बहुत ही तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। यानी बी ऑप्शन भी सत्य है, लेकिन हमसे सत्य नहीं पूछ रखा है। सी कहता है यह पवन चक्की को घुमाता है। पवन चक्की, जहाँ तक आपको पता होगा, पवन चक्की जो है हवा के कारण ही घूमती है, और पवन चक्की को जो है हवा काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला ऑप्शन कहता है जल चक्र में इसकी कोई भूमिका नहीं है। क्या ये ऑप्शन सही जाएगा? हाँ, ये सही है, क्योंकि ये गलत ऑप्शन है और हमसे पूछा है सत्य नहीं है। देखिए, जल चक्र में जो है हवा की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन इस ऑप्शन में ये बोल दिया गया है कि जल चक्र में इसकी कोई भूमिका नहीं होती है। जल चक्र कहीं ना कहीं बनता है तो हवा के कारण ही बनता है, और वायु न हो तो जल चक्र भी नहीं बनेगा। इसलिए डी ऑप्शन आपका गलत है कि वायु के बारे में ये बातें जो है गलत, बिल्कुल ही गलत है कि जल चक्र में से कोई भूमिका नहीं होती है। तो डी ऑप्शन आपका सही है और डी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। और चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है, पर्वत आरोहियों को अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाने की आवश्यकता क्यों होती है? जो पर्वत आरोही होते हैं, जो पर्वत पर जाते हैं, वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाने की आवश्यकता उनको क्यों पड़ती है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वाई डू माउंटेनर नीड टू बी कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स विद देम? क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। वाई डू द माउंटेनर नीड टू बी कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम? बिकॉज ऑप्शन है ए, ऊंचे पहाड़ों में ऑक्सीजन नहीं है। बी, ऊंचाई वाले पहाड़ों में ऑक्सीजन की बहुत कमी होती है। सी, ऑक्सीजन उन्हें कम तापमान पर गर्म करती है। या डी, खाना पकाने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन काफ़ी दिलचस्प है, लेकिन देखा जाए तो आपका सही ऑप्शन आपको चुनना पड़ेगा। देखिए, ऑप्शन ए कहता है कि ऊंचे पहाड़ों में ऑक्सीजन नहीं होती है। ऊंचे पहाड़ों में ऑक्सीजन होती है, लेकिन अधिक ऊंचाई पे अगर आप जाइएगा तो वहाँ पर ऑक्सीजन कम हो जाती है, तो कहीं हद तक ऑक्सीजन नहीं होती है। ये भी ऑप्शन सही होता है, लेकिन हमें उस ऑप्शन को चुनना है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। दूसरा है डी, खाना पकाने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। अब देखिए, पहाड़ों पर खाना बनाना बहुत ही दुष्कर्म कार्य होता है, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होती है, और ऑक्सीजन न होने के कारण खाना पकाना काफ़ी मुश्किल पड़ता है। सी ऑप्शन कहता है ऑक्सीजन उन्हें कम तापमान पर गर्म रखता है। ये ऑप्शन भी गलत है, और देखा जाए तो इसका आंसर बी होगा कि ऊंचाई वाले पहाड़ों में ऑक्सीजन की बहुत कमी होती है। ऑक्सीजन नहीं होने की बात तो नहीं कही गई है, लेकिन कम होती है, ये बात सच्चाई है। वहाँ पर इतनी ऑक्सीजन होती है, लेकिन इतना नहीं होता कि हम वहाँ पर सांस जो है बहुत आसानी से ले सकें। आपने बचेंद्री पॉल के बारे में सुना होगा, जो काफ़ी महत्वपूर्ण थी। वो पर्वत आरोही थी, और जब वो गए थे दूसरी बार तो उनके साथ एक घटना घटा था कि वहाँ पर एक व्यक्ति का जो है ऑक्सीजन का सिलेंडर जो है ख़त्म हो गया था। तो इन्होंने जो है अपना ऑक्सीजन का सिलेंडर जो है शेयर किया था, लेकिन फिर भी जो है उस व्यक्ति को बचा नहीं सकी। जब भी आप ऊंचाई जगहों पर जाओगे तो ऑक्सीजन की कमी के कारण आपके नाक से जो है खून निकलने लग जाएगा। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर जो है ऑक्सीजन की कमी है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। और शायद आपको पहले पता भी ना हो कि हम अगर ऊंचाई के वाले स्थान पर जाते हैं, अगर हमारे नाक से खून आने लग जाता है, तो आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि यहाँ पर जो है ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही कम है। इसलिए पर्वतारोही जो होते हैं अपने साथ ऑक्सीजन की जो है सिलेंडर लेके जाते हैं। तो आप बी ऑप्शन के साथ जा सकते हो। बी ऑप्शन आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है कि ऊंचाई वाले पहाड़ों में ऑक्सीजन की बहुत कमी होती है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है, क्वेश्चन है
चलती हुई वायु क्या कहलाती है? जो चलती हुई हवा होती है उसे हम क्या कहते हैं, आप किस नाम से जानती हो? तो यहाँ पर देखा जाए तो काफ़ी दिलचस्प यहाँ पर क्वेश्चन है कि मूविंग एयर इज कॉल्ड, मूविंग एयर को आप क्या कहते हो? चलती हुई हवा को क्या कहते हो? ए धूल कहते हो, बी धूम्रपान कहते हो, सी हवा कहते हो, डी नाइट्रोजन कहते हो। देखिए ऑप्शन देखते ही पता लग जाता है कि क्या कहते हैं हम। चलती हुई वायु को हम हवा कहते हैं, ठीक है, यानी ऑप्शन सी सही है। आप धूल तो कहोगे नहीं, धूल तो उड़ती भी नहीं है, कभी कभी धूल तो आसपास ही रहती है। धूम्रपान जो है धुआं है, न कि हवा है। और नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन तो यहाँ दूर दूर से संबंधित नहीं है। नाइट्रोजन भी एक गैस है लेकिन उसको हम वायु नहीं कह सकती। तो देखा जाए तो इसका आंसर जो है सी है, चलती हुई वायु को हम हवा कहते हैं। तो सी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। जिन बच्चों ने सी ऑप्शन सोचा उन सब का ऑप्शन सही जाएगा और ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है ऑक्सीजन गैस का गुण है। ऑक्सीजन गैस जो होती है किस प्रकार जो है अपना गुणों को दर्शाती है? द प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीजन गैस इज, द प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो देखा जाए ए बोल रहा है रंगहीन, बी बोल रहा है बेस्वाद है, सी बोल रहा है गंधहीन है, डी बोल रहा है ये बात साहब ने सही है। तो देखा जाए आपने ऑक्सीजन की जो है कुछ बात तो समझ में आपको आएगा कि ऑक्सीजन जो है रंगहीन है। क्या ऑक्सीजन का कोई रंग दिखाई आपको देता है? तो इसका मतलब जो है ए रंगहीन है, बी बेस्वाद। ऑक्सीजन जब आप लेते हो तो कोई स्वाद आपको आता है? नहीं आता है ना, तो इसका मतलब बेस्वाद हुआ। और सी बोल रहा है गंधहीन। क्या ऑक्सीजन आपको सांस में जाती है तो क्या आपको कोई गंध आती है? नहीं आती है ना, तो ये गंधहीन है। इसका मतलब देखा जाए तो ऑक्सीजन के सारे गुण हैं। कई बार ये क्वेश्चन आंसर में भी आ जाता है कि ऑक्सीजन का क्या गुण है, तो आप वहाँ पर लिख सकते हो कि ऑक्सीजन जो है रंगहीन होती है, ऑक्सीजन जो है बेहद बेस्वाद होती है, ऑक्सीजन जो है गंधहीन होता है। तो इसका आंसर जो है आप किसके साथ जा सकते हो? डी ऑप्शन के साथ, कि ये सारे गुण जो होते हैं ऑक्सीजन में विद्यमान होते हैं। तो आपका जो है डी ऑप्शन आपका सही जाएगा, डी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम क्या है हमारे समक्ष। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है धुआं मुख्यतः जलने से उत्पन्न होती है। धुआं तो आपको पता है, जहाँ आग होगी वहाँ पर धुआं होगा। एक कहावत तो सुना होगा ना कि जहाँ पर आग होती है वहीं पर धुआं उठता है। तो यही क्वेश्चन हमसे पूछ लिया गया है कि धुआं मुख्य जलने से क्या उत्पन्न करती है। धुआं मुख्यतः जलने से उत्पन्न होती है। किसके जलने से जो है धुआं उत्पन्न होती है? क्वेश्चन साफ शब्दों में, किसके जलने से धुआं उत्पन्न होती है? यानी स्मोक इज अ प्रोड्यूस और मेनली फॉर अ बर्निंग। स्मोक इज प्रोड्यूस मेनली बाय द बर्निंग। द आंसर यहाँ पर दिया है ए लकड़ी, बी कोयला, सी मिट्टी का तेल या डी ये सभी। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है कि धुआं मुख्यतः किससे जलने से उत्पन्न होती है। तो आपको तो पता है जब लकड़ी जलाओगे आप तो धुआं तो उत्पन्न होगी। जब कोयला जलाई जाती है तो कोयला स्टार्टिंग में जो है बहुत धुआं उत्पन्न करती है, लेकिन जब पूरी तरह से जलने लगती है तो उसमें से धुआं जो है नहीं निकलती है, लेकिन कोयला जो है काफ़ी धुआं उत्पन्न करती है। इवन देखिएगा तो मिट्टी का तेल भी धुआं उत्पन्न करके जलता है। तो यह इसका मतलब क्या हुआ? इसका आंसर जो है धुआं मुख्यतः जो है तीनों के जलने से उत्पन्न होती है, यानी लकड़ी के, कोयला का, मिट्टी का तेल का। तो इसका मतलब जो है आंसर होगा डी ये सभी। डी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। डी ये सभी जो है इसका सही आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे समक्ष। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है कि बड़े पैमानों पर उर्वरकों के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले वायु का एक घटक है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है कि बड़े पैमाने पर उर्वरकों के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले वायु का घटक है। क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन देखा जाए तो एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन है वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ एयर यूज्ड टू मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर
ऑन लार्ज स्केल इज। आई रिपीटिंग क्वेश्चन अगेन। वन ऑफ द component of air used to be manufacture of fertilizer on a large scale is। तो क्वेश्चन तो आप समझ गए होंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रखता है। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, दहन, बी बोल रहा है नाइट्रोजन, सी बोल रहा है धूम्रपान, डी बोल रहा है धूल प्रत्ययन। काफ़ी महत्वपूर्ण यह क्वेश्चन है और क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। देखा जाए, अगर मैं आपका इसका आंसर जो है बताना चाहूँगा कि बड़े पैमानों पर उर्वरकों के निर्माण के लिए, उर्वरक का मतलब दोस्तों होता है खाद। ठीक है, देखिए हम जो है खाद यूज़ करते हैं, उर्वरक करते हैं। उर्वरक जो होती है एक तरह का रासायनिक खाद होती है, और जो एक खाद की बात करते हैं हम जैविक खाद की, वो गोबर से बनाई जाती है। लेकिन उर्वरक जो होती है वो केमिकल से निर्माण होती है। तो बड़े पैमानों पर उर्वरकों के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले वायु का हम कौन सा घटक यूज़ करते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि दहन का तो इस्तेमाल हम करते नहीं है, धूम्रपान का भी नहीं करते, धूल प्रत्ययन का भी नहीं करते, प्रश्न के भी नहीं करते हैं। तो इसका मतलब है आपका आंसर जो होगा यहाँ पर नाइट्रोजन। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर जो है धूल, लेकिन साथ में प्रश्न जुड़ गया तो गलत है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। तो आप यहाँ पर ऑप्शन धूल देख सकते हो, लेकिन आपका आंसर जो है नाइट्रोजन। बड़े पैमानों पर उर्वरकों के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाली वायु का एक घटक जो है नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन जो है पौधों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और ये एक वायु का घटक है। लेकिन इसका जो है हम उर्वरकों के रूप में उपयोग करते हैं। आप किसी भी किसान से पूछ सकते हो कि नाइट्रोजन जो है हमें चाहिए, तो नाइट्रोजन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है पौधों की वृद्धि के लिए, और इसका जो है इस्तेमाल उर्वरकों के लिए की जाती है। तो ये और भी काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। तो आपका ऑप्शन जो है बी नाइट्रोजन सही जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है, वायु विद्यमान है, आखिर हवा कहाँ कहाँ उपस्थित है? द एयर इज प्रेजेंट इन, द एयर प्रेजेंट इन। ऑप्शन है, क्या वायु वातावरण यानी वायुमंडल में उपस्थित है? बी बोल रहा है मिट्टी में उपस्थित है, सी बोल रहा है वायु पानी में उपस्थित है, या डी हर जगह पर। तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, सिर्फ समझने की ज़रूरत है कि वायु विद्यमान। देखिए अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें, वायुमंडल यानी वातावरण की बात कर रहा है, इसे हम वायुमंडल भी कहते हैं। तो आपको ये बात समझ होनी चाहिए कि वायुमंडल यानी वातावरण जो है हवा का ही एक रूप है, और इसमें जो है हवा मौजूद ही होगा। तो ये ऑप्शन तो सही है। तो क्या बी गलत है कि मिट्टी? क्या मिट्टी में हवा नहीं होती है? आप इसका परीक्षण कर सकते हो कि नहीं होती है, इसका हम आगे क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, लेकिन मैं अभी यहीं पे बता देता हूँ कि मिट्टी में ऑक्सीजन किस प्रकार से उपस्थित होंगी। आप एक मिट्टी का गोला लीजिए और उसको जो है एक शीशे की गिलास वाला पानी में भरा हुआ पानी में डालिए। क्या आप कुछ वहाँ पर आपको नज़र आती है? ये ऑब्जर्वेशन आप ज़रूर करना, और जो बच्चे ऑब्जर्वेशन करके मुझे बताएंगे सही आंसर, मैं सोचूंगा कि वो इंटेलिजेंट है और समझदार है। तो ये ऑब्जर्वेशन ज़रूर करना कि गिलास लेना, कौन सा, शीशे का, और उसमें मिट्टी का ढेला लेना। ठीक है, मिट्टी का टुकड़ा लेके उसमें डाल देना और देखना कि पानी से कुछ गति आ रही है, कुछ हलचल हो रही है, तो वो आपको दर्शाएगा कि उसमें क्या चीज़ थी। ठीक है, इस पर हम लास्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी आपका आंसर ज़रूर मुझे कमेंट होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा है पानी। क्या पानी में ऑक्सीजन होता है? ये भी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या पानी में ऑक्सीजन होता है? तो आपको मैं बता दूं, जितने भी मछलियां होती है वो ऑक्सीजन लेती है। तो आप हैरान हो जाओगे कि मछलियां कभी ऑक्सीजन लेती है। हाँ दोस्तों, ये बात सही है कि पानी में जितने भी जीव जंतु रहते हैं वो भी ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा मछलियां जो है मुंह से पानी लेती है और गलफरे से बाहर निकाल देती है, जिसे गिल कहती हो, और गिल से बाहर निकाल देता है। तो इसका कारण ये रहता है कि मछली अगर मुंह से पानी लेती है और गिल से जो है उसको निकालती है, तो गिल में जो है सारे के सारे पानी में उपस्थित ऑक्सीजन जो होती है गिल के अंतर्गत वो चली जाती है। अब यहाँ पर यह भी प्रश्न उठता है कि मछलियों के जो होते हैं 2 हार्ट चैम्बर होते हैं,
तो इनका जो है ब्लड कहाँ प्योर होता है? जैसे इंसानों का ब्लड प्योर कहाँ होता है? तो आप कहोगे कि दिल में होता है। नहीं दोस्तों, दिल जो होता है सिर्फ पंपिंग करता है और ब्लड को जो है विभिन्न विभिन्न भागों में पहुंचाता है। हमारा जो ब्लड प्योर होता है वो होता है लंग्स में, यानी फेफड़े में। समझे? फेफड़े में जो है हमारा ब्लड प्योर होता है और फिर जो है फेफड़ा जो है दिल तक उस खून को पहुंचाता है और फिर भाग में जाता है। उसी प्रकार मछली की जो होती है ब्लड प्योर, वो गलफरे में होती है, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन होता है और ऑक्सीजन जैसे ही पानी से गुजरता है गलफरे से, उसको जो है उसके खून में ऑक्सीजन मिल जाती है। तभी हम जब कभी मछली खरीदने जाते हैं तो उस गलफरे को जो है खोल के देखते हैं कि लाल है कि नहीं। जो मछली गलफरे लाल होगा उसका मतलब वो मछली जो है ज़िंदा रही होगी, कुछ समय पहले ही मरी होगी। और जिनका जो है गलफरा लाल नहीं होगा, सफ़ेद पड़ जाएगा, तो समझना कि मछली के मरे हुए काफ़ी टाइम हो गया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। तो इसका मतलब देखा जाए तो वायु विद्यमान जो होती है वातावरण में भी होती है, मिट्टी में भी होती है, पानी में भी होती है। तो इसका मतलब जो है ये हर जगह है, यानी एवरीवेयर। डी ऑप्शन आपका सही है। डी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। डी हर जगह यानी एवरीवेयर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे समक्ष। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस सांस लेने के लिए प्रयोग किया जाता है? देखिए क्वेश्चन तो साफ है, बहुत इंटेलिजेंट है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है सांस लेने के लिए उपयोग किया जाता है। विच ऑफ द फ्लोइंग गैस इज यूज टू द ब्रीथिंग? तो क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। और ऑप्शन की बात करें, क्या हम सांस लेने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, या हम नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं, या सी ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, या डी इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और सबको बच्चों को पता होगा इसका आंसर क्या है, कि हम सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है पौधे इस्तेमाल करते हैं अपने खाना बनाने के लिए, सिर्फ खाना बनाने के लिए, वो भी दिन के टाइम। और कई क्षेत्र में जो है कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग वो रात्रि के समय करते हैं। तो वो तो समय और कंडीशन पे डिपेंड करता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग जो है पेड़ पौधे करते हैं, हम लोग नहीं करते हैं। और मान लीजिए हम कार्बन डाइऑक्साइड अगर लेने लग जाएं तो हमारी मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि मान लीजिए हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ही हम ले रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर जो है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाएगा, यानी देखा जाए तो 2CO बना देगा। और CO के कारण जो है इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। आपने कहीं सुना होगा कि रात्रि में जो है व्यक्तियों ने घर में आग जलाकर सो गए और सुबह उठे तो सब के सब मरे हुए नजर आए। तो इसका कारण यही बनता है, कभी भी हमें घर में जो है चाहे हीटर हो चाहे आग हो, कभी भी जला के नहीं सोना चाहिए, क्योंकि इससे जो है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है और इससे इंसानों की मृत्यु हो जाती है। आप महत्वपूर्ण क्लास में हो, 6th क्लास में हो, तो ये आपको समझ होना चाहिए। और ये बात अपने माता पिता को भी बताइए कि घर में जो है ठंड जितना भी मर्जी हो जाए आग जला के मत सोइए, क्योंकि ये जो है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाएगा और इससे जो है मृत्यु भी हो सकती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन जो है हमारे वायुमंडल में 78% प्रेजेंट है, लेकिन नाइट्रोजन का जो है हम इस्तेमाल सांस लेने के लिए नहीं करते हैं। बात रह गई ऑक्सीजन। तो आपको तो पता होगा कि जीवनदायिकी जो पदार्थ जो है यहाँ पर गैस है वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन ही हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं। तो हमारे लिए ऑक्सीजन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। और पेड़ पौधे जो होते हैं रात्रि के समय ऑक्सीजन लेते हैं और दिन के समय ये जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। आप सोचिएगा ऐसा क्यों होता है? दिन के समय जो है पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेके अपना भोजन जो है बनाते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन रात्रि के समय ये जो होते हैं ऑक्सीजन ही लेते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात कि रात्रि के समय यानी रात के समय हमें कभी भी पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। कहीं कहीं आप लोगों को बात बताया होगा कि पेड़ के नीचे जो है पेड़ के ऊपर भूत प्रेत होते हैं, ऐसा कोई बात नहीं होती है। बात सिर्फ इतनी होती है कि रात्रि के समय जो है पेड़ पौधे भी ऑक्सीजन लेती हैं, ठीक है, इसलिए हमें जो है पेड़ पौधे के समक्ष नहीं सोना चाहिए। और पेड़ पौधे जो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, आप भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो, तो दोनों मिलकर जो है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन जाती है, जिसके कारण जो है इंसान की मृत्यु भी हो जाती है। तो हम कहते हैं कि भूत प्रेत ने जो है उस व्यक्ति को मार दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो जहर के कारण ऐसा होता है, क्योंकि कार्बन और कार्बन मिलकर जो है कार्बन
मोनोऑक्साइड गैस बनाते हैं जिसके कारण मृत्यु होती है। तो दो बातें ज़िंदगी में हमेशा याद रखना कि घर में कभी भी आग जला के नहीं सोना, चाहे हीटर जला के नहीं सोना। दूसरी बात है कभी भी पेड़ के नीचे रात्रि के समय नहीं सोना। ये दोनों कंडीशन जो है इंसान के लिए बहुत ही खतरनाक और जो है मौत का सबब बन सकती है। और हमारा जो है यहाँ पर है कि हम सांस लेने के लिए जो है ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही है। सी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। चलिए देखते हैं हमारा अंतिम क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो है हमारे स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है कि अन्या ने एक कांच के बीकर में सूखी मिट्टी का एक ढेला लिया। अन्या ने एक कांच के बीकर में सूखी मिट्टी का एक ढेला लिया और उसमें तब तक पानी डाला जब तक कि मिट्टी पूरी तरह से डूब न जाए। उसने मिट्टी के बुलबुले निकलते हुए देखे। आखिर बुलबुले किस बात को दर्शाया? साफ शब्दों में अन्या ने जो है एक गिलास लिया शीशे का और उसमें जो है एक मिट्टी का ढेला डाल दिया और उसने कुछ समय पश्चात देखा कि पानी डालने के कारण जो है उसमें से कुछ बुलबुले निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो वो बुलबुले किस चीज़ के थे, वो क्या थे? क्वेश्चन बहुत ही दिलचस्प है। अन्या took a lump of dry soil in a glass beaker and added to the water to it until the soil was completely immersed. She observed the bubbles coming out of the soil. The bubble is contained, काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जो है बुलबुले निकले हैं किसके कारण निकले हैं। ए केवल ऑक्सीजन गैस के कारण, बी जल वाष्प के कारण, या सी वायु के कारण। इसमें से कोई बात सही नहीं है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है कि आखिर जो है वो बुलबुले क्यों निकले। ये परीक्षण आप भी कर सकते हो अपने घरों में, ठीक है, कि आप जो है एक मिट्टी ले आइए, मिट्टी का टुकड़ा लाइए, ढेला लाइए और उसको जो है शीशे गिलास में डाल दीजिए और उसमें पानी भर दीजिए, ठीक है। चाहे पानी भर के उसमें जो है मिट्टी का एक टुकड़ा घेर दीजिए, आपको जो है वहाँ से बुलबुले निकलते हुए नज़र आएंगे। तो ये बुलबुले क्या ऑक्सीजन गैस के रिप्रेजेंट करता है या जल वाष्प को रिप्रेजेंट करता है या वायु को? साधारण तौर पर बताऊँ मैं कि मिट्टी में भी हवा होती है, यानी मिट्टी में भी ऑक्सीजन होती है, हवा होती है। तो यहाँ केवल ऑक्सीजन की बात हम नहीं कर सकते, इसमें वायु थी। वायु क्योंकि आपको पता है पेड़ पौधों को नाइट्रोजन गैस काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और ये मिट्टी में ही पाई जाती है, इसलिए हम वायु यहाँ पर करेंगे। सी ऑप्शन को क्लिक करेंगे कि उसमें जो बुलबुले निकल रहे थे वो हवा के थे और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है और ये काफ़ी ज़रूरी है देखा जाए। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। आप लोगों के लिए और भी क्वेश्चन आएगा तो आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर है और जो बच्चे शेयर करेंगे उनके लिए और भी वीडियो बनाई जाएगी। क्योंकि आपको पता है तिरपान स्टडी सेंटर जो है 8th क्लास से लेके MA तक के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण था, लेकिन अब बच्चों के लिए और बच्चों की भलाई के लिए, उनकी समझ के लिए यहाँ पर तिरपान सेंटर जो है 6th से लेके MA तक के बच्चों के लिए अग्रसर है। कहते हैं रूल रेगुलेशन अपनी जगह पे होते हैं और बच्चों के लिए जो है सहायता अपनी जगह पे थी। बहुत से बच्चों ने मुझे बोला कि सर 6th क्लास की वीडियो भी डालिए, तो मैंने आप लोगों की कहने पर यह कार्य किया है, क्योंकि मेरा उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को जो है सही रास्ता दिखाना है, सही मार्गदर्शन पे लेके चलना है और सही ज्ञान का जो है अवगत करवाना है। ना मैंने कोई ट्रिक यूज़ करनी है, ना मैंने जो है निंजा हथौड़ी के टेक्निक यूज़ करने हैं। मैंने सिर्फ आपको समझ देनी है और ये समझने से ही आता है, पढ़ने से आता है। और जो ये कहते हैं कि आप ऐसे ट्रिक अपनाइए और आप 100 में से 100 नंबर ले जाइए, तो ऐसा कभी नहीं होता है दोस्तों। बेवकूफ़ मत बनिए। जब तक आप पढ़िएगा नहीं, सोचिएगा नहीं, तब तक समझदार नहीं बन पाइएगा। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। कहते हैं कई बच्चों ने मुझे बताया है कि मैं ऐसे ऐसे ट्रिक देख के जो है मेरा दिमाग ही ख़राब हो गया और मैं पेपर में फेल हो गया। तो कारण यही है, ट्रिक कभी सटीक नहीं बैठता है। ट्रिक जो होते हैं लोग ट्रिक दिखाते हैं, लेकिन ट्रिक्स का कोई अर्थ नहीं होता है। जब तक आप उस चीज़ को समझोगे नहीं, जानोगे नहीं, तब तक समझ नहीं आएगी।
और यही बात त्रिपान स्टडी सेंटर भी कहता है। इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, जिससे दूसरे बच्चे तक भी ये वीडियो पहुँचे और उनको भी सही ज्ञान का एनालाइज हो सके। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, क्योंकि आने वाला समय में साइंस, एसएसटी, मैथ सभी के एमसीक्यू यहाँ पर आपको मौजूद होंगे क्वेश्चन आंसर के साथ। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे, इसलिए सोचिए नहीं, विचार न कीजिए बच्चों। अभी त्रिपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके मोबाइल में सेव कीजिए।